दिवाली भी एक त्योहार है, उसको भी कैसे छोड़ सकते हैं। शुभ हो लाभ हो, 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 दीप प्रकाश हो, दीप प्रकाश हो, तिमिर दूर हो, कष्ट जार मिटे, जीवन आलोकमय हो। शुभ हो लाभ हो, शुभ हो लाभ हो, अज्ञान तम दूर, अज्ञान तम दूर, गहे सुख सौख्य की, गहे सुख सौख्य की, सरिता सलामती, सरिता सलामती, शांति मलय शीतल, शांति मलय शीतल, प्रेम की गंगा हो, प्रेम की गंगा हो। शुभ हो लाभ हो, शुभ हो लाभ हो, राम भुज चाप धर धनुष पर तीर कर, राम भुज चाप धर धनुष पर तीर। छत्ताल की रचना ये भी है जो दशहरा में रावण वध का जो होता है रामलीला में, उसको व्यक्त करते हैं। राम भुज चाप धर धनुष पर तीर कर, असुर संहारण को असुर संहारण, बाण भर मारी मारी मारी, राम भुज चाप धर धनुष पर तीर कर। रावण दशानन युद्ध आए करन, रावण दशानन युद्ध आए करन, प्रबल परताप लखि देव नर मुनि डरे, प्रबल परताप लखि देव नर मुनि डरे, पवन तनय संदन, पवन तनय संदन, मुक्त जानकी करन, मुक्त जानकी करन, राम बलवान लंकाधिपति मारी मारी मारी, राम भुज चाप धर धनुष पर तीर कर, राम भुज चाप धर, राम भुज चाप धर, राम भुज चाप धर। अभी हमारे बेटे ने हमसे कहा कि आप उसको भी सुनवा दीजिए। ये थोड़ी संगीत से जुड़ी हुई रचना है। आप जानते हैं कि आरोह यानी जो स्वर सारे गामा पधनी से ऊपर जाता है, और एक अवरोह जो कि सानिधा प मगरे से नीचे आ रहा है। तो ये सा एक राग बैरागी भैरव, जिसमें सा रे म प नी सा। अब इन सा से एक शब्द, रे से एक शब्द, ऐसे करते हुए रचना है। साम वेद सुर अधार, साम वेद सुर अधार, हे मनुजा धर ले ध्यान, हे मनुजा धर ले ध्यान, मन मंदिर जोत जरे, मन मंदिर जोत जरे, पलक मिले सब ज्ञान, पलक मिले सब ज्ञान, सारे माप हो गया अपनी पर। नित उठ कर करो काज, नित उठ कर करो काज, साधु सुर को निधि जान, साधु सुर को निधि जान, रे नरतन सुफल होगे, रे नरतन सुफल होगे, मन से मिले सब गुमान, मन से मिले सब गुमान। आरोही क्रम में एक आरोही क्रम वर्णादि प्रबंध, अवरोही क्रम में आते हैं साकार सगुण ज्योत, साकार सगुण ज्योत, निराकार निगुण होत, निराकार निगुण होत, धर्म कर्म भगति प्रीति, धर्म कर्म भगति प्रीति, परम ज्ञान ओत प्रोत, परम ज्ञान
अंतरंग कैसे नीचे लेते हैं। मंत्र यंत्र यज्ञ दान, मंत्र यंत्र यज्ञ दान, गहन ज्ञान पूर्ण ज्ञान, गहन ज्ञान पूर्ण ज्ञान, रे जप पुरन कार्य योग, 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 साधना के ये सोपान, साधना के ये सोपान, साकार सगुण ज्योत, साकार वर्षा ऋतु का एक गीत छोटा मैं सुना रहा हूँ। कार कार झुकियाई रे बदलियाना, कार कार झुकियाई रे बदलियाना, बदलियाना रे बदलियाना, बदलियाना रे बदलियाना, गोरी बगिया में, गोरी बगिया में, गोरी बगिया में कावेरी बदलियाना, गोरी बगिया में कावेरी बदलियाना, काली झुकियाई रे बदलियाना, काली काली झुकियाई रे बदलियाना। हम तो जगन्नाथ के देश प्रिया कईले परदेश, हम तो जगन्नाथ के देश प्रिया कईले परदेश, मोर नाहे धानी रंग के चुनरिया, मोर नाहे धानी रंग के चुनरिया, चुनरिया नारे चुनरिया ना, चुनरिया नारे चुनरिया ना, गोरी बगिया, गोरी बगिया में कावेरी कजरिया ना, गोरी बगिया में कावेरी कजरिया ना, कारी कारी झुकिया रे बदलिया ना, कारी कारी झुकिया रे बदलिया ना। आइए सावन की बहार, कोयल गावे प्रेम मल्हार, 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 डोल पवनवा से अमुआ की बगियाना, डोल पवनवा से अमुआ की बगियाना, डोल पवनवा से अमुआ की बगियाना, दरियाना रे वो दरियाना, दरियाना रे वो दरियाना, कारी कारी बदलियाना, कारी कारी झुकिया रे बदलियाना, कारी कारी झुकिया रे बदलियाना, बदलियाना, बदलियाना। अब आपके हाथ उठे हैं। बस एक अंतिम रचना से मैं इसको पूरे बात को समाप्त कर रहा हूँ आज की। नहीं, उसके बाद हम दूसरी बात कराते हैं चैप्टर 2 पर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अभी रचनाएं कर रहा हूँ, कौन गाएगा क्या होगा, धीरे धीरे उम्र आगे निकलती चली जा रही है। देखना दिन बीत ऐसे जैसे
इस सुंदर ढंग से सुन रहे थे कि मेरे जीवन की एक कथा होगी कि जीवन ऐसे ही जलधार के रूप में बह रहा है और कोई नाविक है जो मुझे पार लगा ही देगा। आप लोग आशीर्वाद दें। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं आदरणीय प्रोफेसर बिंदा परांजपे जी को मंच पर आना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण। आज एक चीज़ कहने की इच्छा हो रही है इतिहास के विद्यार्थी होने की वजह से कि इतिहास तो हम सब पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास काशी में आप लोग रच रहे हैं। yes. और इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और हम लोग साक्षात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसके गवाह बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत सर, और सावन के महीने में इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण तो एकदम मनमुग्ध कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच प्रोफेसर के चंचल सर हैं, और सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर इस सेशन का कुछ रिफ्लेक्शन आप प्रस्तुत करें। प्रोफेसर के चंचल सर। बोलना है तो तानपुरा चाहिए क्या? यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वयो नित्यं तस्मै सर्वात्मके नमः। तस्मै सर्वात्मके नमः। तस्मै सर्वात्मके नमः। इस सभा में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर बिंदा परांजपे मैडम, और आज इस एक दिवसीय कार्यशाला जो संगीत का है, उसके संगीत गुरु आदरणीय डॉक्टर देवाशीष दे सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी सुधीजन, विद्यार्थीजन और जो आचार्य बैठे हैं, जैसे आदरणीय प्रोफेसर ऋचा मैडम बैठी हैं, डॉक्टर अनुराधा मैडम, डॉक्टर आशुतोष जी बैठे हैं, और हमारे परम मित्र डॉक्टर रामशंकर जी बैठे हैं, और हमारे सरना सर बैठे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं। मैं थोड़ा देर से आया, विलम्ब से आया, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कार्य था इसलिए मैं विलम्ब से आया। लेकिन जब से मैं हूँ तब से मैंने देखा कि आपने अलग अलग रागों में अलग अलग तालों और बड़ी क्लिष्ट बंदिशों को रचा है, और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रकृति का और अपने जो हिंदू धर्म के त्योहार हैं उनमें इतनी सुंदर रचनाएं आप कैसे कर लिए, हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि हर चीज के ऊपर, हर व्रत के ऊपर, हर त्योहार के ऊपर आपने बड़े सुंदर ढंग से प्रकृति को भी उसमें समाहित किया। ये एक स्वस्थ और उत्कृष्ट संगीत परंपरा कहें, और या गुरु शिष्य परंपरा का द्योतक आप में ये चीज़ें हैं जो आपने अपने गुरुजन से बड़े शिद्दत से और बहुत कठिनाई से आपने प्राप्त किया है। उसके बाद संगीत को एक नया आयाम और एक नई कीर्तिमान स्थापित करने में आप अनवरत लगे हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और काशी में जब भी परंपरा की बात आएगी तो उसमें पंडित देवाशीष दे जी का अग्रणी अक्षरों में नाम रहेगा।
ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके विद्यार्थी बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें हमारे प्रिय अनुज जो है डॉक्टर शुभंकर जी भी और ये डॉक्टर रागिनी सरना जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब अच्छा मार्गदर्शन हो तो पथ तो बहुत बहुत सरल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है अगर अच्छा गुरु मिले। और अच्छा गुरु के साथ साथ विद्यार्थी, हम डॉक्टर गंगूबाई जी से जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आजकल गुरु मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है विद्यार्थी, सच्चा विद्यार्थी मिलना। तो ये वो बात मुझे याद है। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतने अच्छे सुरीले विद्यार्थी मिले हैं और आप अपने जो ये यात्रा है, स्वर की यात्रा, उसको आप नित्य नवीन एक नई ऊंचाई को प्रदान कर रहे हैं। ये जो कार्यशाला है, ये हमारी वृंदा मैडम का एक बड़ा विशाल सोच है कि आप हिस्ट्री से हैं, लेकिन इतिहास को कैसे बनाया जाए आपसे सीखना चाहिए कि संगीत को इतिहास में कैसे दर्ज किया जाए। मैडम ने बड़ा ही सुंदर ये संयोजन किया है कि इतिहास के विद्यार्थी अमूमन बड़े क्या कहें उसको, नहीं रस युक्त होते। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है शुष्क है वो सब्जेक्ट, इतिहास बहुत शुष्क सब्जेक्ट है, लेकिन उसको रसमय बनाने का कार्य आप दोनों विदेशियों के सौजन्य से हो रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को देख के। आगे हमारे पंडित जी कुछ और भी अभी तो तो हम लोग उसका रसा आनंद लेंगे और ये परंपरा ऐसे ही अक्षुण्ण बनी रहे, इसकी हम ईश्वर से ढेर सारी कामना करते हैं। धन्यवाद। परम आदरणीय गंगूबाई जी का नाम आपने लिया तो एक संस्मरण मैं बताना चाहूँगी कि एक इंटरव्यू उनका साक्षात्कार देखने का मौका मिला। तो कह रही थी कि एक बार मोगूबाई कुर्डीकर उनके घर गई और उन्होंने कहा आपका गाना सुनना है। तो गंगूबाई जैसी इतनी तैयार और अपनी मतलब गुरु से एक एक कण जो अपने आप में उन्होंने संयोग अपने अंदर समाहित कर दिया था, वो कह रही कि मैं तो डर गई, अब इनके सामने मैं क्या गाऊं, क्योंकि उस समय में मोगूबाई कुर्डीकर मतलब संगीत का एकदम शी वॉज अ स्टार ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने कहा कोई एक राग का नाम कि मैंने सुना है कि यह आप बहुत अच्छा गाती है, सुनना है। तो इतने बाल सुलभ तरीके से उन्होंने वो व्यक्त किया कि उन्होंने कहा, मैंने कहा बच गई, वो गा सकती हूँ मैं इनके सामने। तो मतलब महान महान लोगों की ये सब महानता देखने को मिलती है। एक बार ऐसे ही साक्षात्कार में पंडित भीमसेन जोशी जी को पूछा, जो साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने कि पंडित जी आप बहुत आग्रह करते हैं कि समय के अनुसार राग होना चाहिए और उसकी प्रस्तुति होना चाहिए, आपका इतना आग्रह क्यों है उसके बारे में? तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, किसी फूल की पंखुड़ियाँ खोल के आपको फूल का आकार तो मिल जाएगा, आप सुगंध कहाँ से लाएंगे? तो इस तरह की जो एक तन्मयता, एक तादात्म्य उनका जो सुरों के साथ, उनकी रचनाओं के साथ जो बना हुआ था, और मुझे लगता है ये जन्म जन्मांतर की साधना है, वो एक जन्म की ही केवल शायद नहीं थी, क्योंकि सिद्ध होते थी चीज़ें उनको, चाहे वो पंडित कुमार गंधर्व जी हो। और कल ही ऋचा जी से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा मतलब हम उनका शायद नाम भी लेने तक नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस कड़ी में थोड़ा सा डॉक्टर रागिनी जी से बात करना चाहूँगी, क्योंकि अनुस्फूर्त की जो कॉपी मेरे पास है किताब, इसमें उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कुछ बंदिशों की खूबियों को बताया है और उनको कैसे उन्होंने कैसे समझा, क्योंकि
रचनाकार की एक अपनी कल्पना होती है और जो स्वीकार करते हैं, जो देखते हैं, जो उसको आत्मसात करते हैं, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो रागिनी जी थोड़ा सा हमें 5 मिनट कोई एक आध जो बंदिश के बारे में अपनी किताब में लिखा है और कुछ आप बताना चाहेंगे तो वहीं से बैठ के बताइए, माइक तो है। हेलो, सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि मैंने गुरुजी की पुस्तक में मेरा एक आर्टिकल लिखा है सृजन कथा नाम से। तो चूँकि मैं गुरुजी के साथ बहुत बचपन से जुड़ी हूँ और उनके सृजन कर्म को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो मुझे शुरू से ही बहुत उत्सुकता रही थी इस विषय में कि रचना या सृजनात्मकता क्योंकि होती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको अब प्रस्फुटन उसका कैसे किया जाए, उसको कैसे सबके सामने प्रस्तुति की जाए, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो लेकिन मैंने देखा था कि गुरुजी का जो भी रचनाएं होती थी वो बहुत ही स्वतः स्फूर्त, जिसको जैसे कि उनकी पुस्तक का नाम है कि मान लीजिए कभी मुझे कहीं मंदिर में गाना है, जनरली ऐसा भी होता था कि कुछ मौका पड़ता था अगर, तो उसके अनुसार गुरुजी तुरंत ही रचनाएं अपनी करते थे। जैसे एक बार मुझे याद है कि मुझे गणेश मंदिर में गाना था, तो अब मान लीजिए गुरुजी कभी भी इंसिस्ट नहीं करते थे कि तुम ये ही राग गाओ किसी भी विद्यार्थी को, वो हमारे ऊपर छोड़ देते थे कि तुमने जितना सीखा उसमें से तुम्हें क्या पसंद है वो तुम खुद गा सकते हो। हाँ, डिस्कस हम लोग करते हैं उनसे हमेशा ही। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ मुझे रागेश्वरी गाना है या जो भी राग मैंने बोला कि ये गाना है, तो अब उसमें बंदिशें हैं, हो सकता है कृष्ण की हो सकता है शिव की हो या श्रृंगारिक हो। तो ये आग्रह गुरुजी का ज़रूर रहता था। मतलब हम लोगों ने उनको भी देखा था कि जैसा मौका है, जैसा माहौल है, जैसा अवसर है, उसके अनुसार हमेशा रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। उससे होता ये है कि ऐसे तो हम कलाकार कुछ भी गाएंगे और ऑडियंस बैठी है, दर्शक बैठे हैं, तो वो कुछ भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें बोल देंगे कि आप ये क्यों गा रहे हैं, लेकिन एक जगह का और अवसर का अनुसार जो है वो अगर गाने से उसके साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे अगर हम गणेश मंदिर में गा रहे हैं तो हम गणेश का कुछ गाएंगे स्तुति या बंदिश के अंदर उसके भगवान गणेश के कुछ रहेंगे, तो वो ज़्यादा मतलब जो कलाकार है वो भी कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि एक भक्ति भाव या वो भावना अंदर से खुद भी महसूस कर सकेगा और उसके बाद जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो खुद भी उससे कनेक्ट हो सकेंगे। तो इसीलिए इस तरह से करते करते वैसे ही और सुबह बनारस का जो कार्यक्रम बताया गया कि वो शुरू हुआ। एक बार की तुम्हारे साथ की ही घटना है, तुमको नटभैरव गाना था जी जी जी, और वो आज के समय के अनुसार बारिश का दिन था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और गाना ऐसे सुबह था। सुबह बहुत जल्दी अचानक सुबह से कोई 9-10 बजे मल्हार गाने कम ही बैठते, लोग गा सकते हैं मल्हार कभी भी गा सकते हैं, लेकिन तो हमने कहा कि नटभैरव गाओगी तो उसमें कुछ सावन की बात होनी चाहिए। तो उसमें बंदिश बनी, देखो सावन के प्रात, हाँ, मेघ मलिन ये प्रभात, रिम झिम बूंदे मन भीजे भीजे गात, उदित भानु नहीं करत भानु लोक छिप छिप बैठे विहग विटप, रह पप बिहा पुकार, रह पपिहा पुकार, मन के खोलो कपाट, देखो सावन के प्रात। अब एक दूसरी घटना, एक शिष्या हमको आके बोलती है कि हम नटभैरव गाएंगे, तो उस समय जाड़े का दिन था। हमने कहा क्या क्या गाओगी, तो विलंबित बताया, उसने एक तो बताया, फिर बोला कि देखो सावन की बात। बोला ये कोई बंदिश इस समय गाने के लिए, सावन दिखाई दे रहा तुमको, छोटी बच्ची थी। बोले तब मैं क्या गाऊं, हमने कहा देखो मन मोहत प्रात, मलय मंद बहे प्रभात, नील नभ में विचर रहे, पंछी कुल कुजत जात, उदित भानु पूरब ओर, पहले में था करत भानु लुक छिप, यहाँ है उदित भानु पूरब ओर,
विहग विटप करत शोर, रह रह कोकिला के कोक, रह रह कोकिला के कोक, द्वार खोलो बीते रात, देखो मन। सॉरी, बीच में इंटरप्शन। मुझे लगता है कि इस तरह से संवाद तो चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे युवा साथी हमारे साथ हैं और वो सुन के काफ़ी उनको आनंद आ रहा होगा। इसीलिए बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं उनके अगर साक्षात्कार सुनने का मौका मिलेगा, उनके साथ संवाद करने का मौका मिलेगा, या दो महान व्यक्तियों का आपस में संवाद अगर सुनने का कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल ही उससे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम वेरी जैसे कहते हैं ना कि एकदम दिमाग की बत्ती एकदम जलने लायक कुछ वो बोल देते हैं, एंड देन दैट बिकम्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड म्यूजिक। इस तरह से कई बार होता है और वो आनंद हमेशा अपने पास रहता है, और इतनी विपुल मात्रा में भारत जैसे देश में हमारे लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर ऋचा कुमार को, थोड़ा सा वो अपना रिफ्लेक्शन भी देंगी और संवाद को आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर ऋचा कुमार। यही दो महान लोगों का संवाद अभी आप सुनने वाले हैं। सबको नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं, हमारी तो वृंदा दी ही है, संकाय अध्यक्षा मेरे लिए वो बाद में है, हमारी प्यारी वृंदा दी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया कि आज मैं यहाँ हूँ और आपसे संवाद कर रही हूँ। जैसा कि देवाशीष जी ने बताया कि मेरी माता जी ने कुछ इनको आशीर्वाद दिया, ये हमें अच्छी तरह से याद है कि हम आपके घर गए थे और ज़रूर किया होगा। और हमारा प्रथम परिचय भी ऐसा हुआ कि शायद कोई प्रोग्राम था नागरी नाटक मंडली में, वहाँ हमने कुछ गाया था क्लासिकल, और उन्होंने फिर हमसे बुला के पूछा कि आपने संगीत नाटक अकेडमी के कंपटीशन में भरा है? हमने कहा, तो उन्होंने बोला कि वो होने वाला है। हमारे तब तक वो सूचना नहीं पहुँची थी और हम दोनों साथ में ही उसमें बैठे भी थे। तो बहुत पुराना परिचय है हम लोगों का। मेरे ख्याल से उस समय शायद हम, जो आपने बोला 18 साल, तो शायद 10th 11th 12th ऐसी बात रही होगी। तो सर्वप्रथम मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आपको देवाशीष जी कि आपने जो रचनाएं सुनाई वो अति उत्तम। किताब मेरे पास भी है, पर शायद वृंदा दी जैसी स्टडी हमने सचमुच नहीं की, जैसा आपने कहा विद्यार्थियों ने भी शायद नहीं की। और कुछ कभी कभी जो चीज़ सुलभ होती है ना, उसके प्रति आपकी जरा सा, हाँ, आसक्ति कहिए, एक मोह जो होता है वो उतना होता नहीं है। पर अब हमें लग रहा है कि हमें घर जाके दोबारा वो पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। और कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा। दीपावली पे हम सभी कलाकार जानते हैं कि रचनाएं कम मिलती हैं, होली पर बहुत मिलती हैं। होली का अवसर होगा, आपको बहुत होलियाँ सुनने को मिलेंगी, पर दीपावली पे रचनाएं कम हैं। आपने दीपावली पर रचना की, आपने सीता और राम के प्रसंग को बताया, उनका श्रृंगार। तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे कि बहुत लोगों ने सुना होगा, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। उसमें कितना सुंदर उन्होंने बोला है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, या ते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पर कारत नहीं। इस सीधा नहीं देख सकती वो राम को, राम दूल्हे के रूप में है, और मर्यादा इतनी है कि नज़र उठा के देखना तो दूल्हे को उस समय के हिसाब से बहुत बेअदबी थी। तो उनके कंकन का जो नग था उसमें राम की परछाई देख रही, और वो कैसे कर टेक करके एकदम हिल नहीं रही कि जरा हिलेंगे और एंगल बिगड़ गया तो वो छवि चली जाएगी। तो ये इतनी सुंदर बात उन्होंने कही, और उसी को उन्होंने बताया भी कि उन्होंने पुष्प वाटिका का भी सब कुछ बताया, और उससे जो उन्होंने प्रेरित होकर ये रचना सुनाई, बहुत सुंदर। विषय वैविध्य की दृष्टि से आप देखें, राग की दृष्टि से देखें, आप ये देखें ताल का वैविध्य है ना, और झपताल जैसी लय को भी उन्होंने बहुत
तेज लय में भी बंदिशें बनाई। आमतौर पर हम ऐसा समझते हैं कि झप ताल जो है वो मध्य लय का तार है, और जो वो राम के संहार वाला, उसमें जब ये ग्रुप गा रहा था तो सचमुच वो एक फीलिंग ऐसी आ रही थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब जो रस का प्रभाव हम कहते हैं, वीर रस जैसा एक भाव, क्योंकि वो ग्रुप प्रेजेंटेशन से उसमें वो बात और उभर के आई, निखर के आई। तो हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं। और चूंकि एकाध चीज़ हमें सिर्फ, जैसे आपने संवाद वाली बात करी, अगर आपको याद होगा तो जिस साल हम लोग कॉम्पिटिशन में बैठे थे, हमारे एक जज थे, तो उन्होंने ऐसे कहा, अरे ये क्या है, रात में मालकौंस गाते हैं, नीर भरन में तो चली जात रही। तो हमें नाम नहीं याद है कौन से गोरे से सज्जन थे, लंबे से। तो आपने क्या कोई रचना करते हुए ऐसी बात सोची कि रात के रागों में हम सुबह की थीम न लेंगे, या सुबह के रागों में हम रात की थीम न लें? क्या ऐसा आपने कुछ अनिवार्यता रखी, या समय और अवसर के अनुकूल आपने रचनाएं की? ये एक सवाल की तरह से, क्योंकि हमारी भी एक मन में थोड़ी जिज्ञासा रहती है। कई बार ऐसा होता है कि रात तो सुबह के होते हैं, उसमें कुछ ऐसा वर्णन होता है जो कि उस समय का नहीं होता। दोपहर के रागों में भी कुछ ऐसी बातें, मतलब हर राग में समय के अनुकूल रचना नहीं मिलती। तो क्या ये अनिवार्यता होनी चाहिए, या एक प्रदर्शन के तौर पर श्रोताओं की रुचि को देखते हुए ऐसी रचनाएं भी बननी चाहिए? एक प्रश्न और साथ में कर देते हैं, क्योंकि आपको पूरा समय मेरे बीच में व्यवधान न हो। कई बार रागों में ऐसे स्वरों का प्रयोग होता है जो कि राग की दृष्टि से बहुत सही नहीं होते। बिहार की एक बंदिश हमने सीखी है, बर जो न माँ, अब गम ना, रे पे समारा, बर जो न माँ, नहीं रे बाद में, बर जो न माँ बर जो न माँ, तो बहुत अच्छे से रे लगता है। परंतु जब हम पूरी बंदिश गाते हैं तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो राग में जिस तरह से अल्प रेशम लगना चाहिए वैसे उस चीज़ की हानि हो रही है। तो आपका इस पर क्या विचार है, ये भी थोड़ा सा हम सभी के लिए आप थोड़ा सा बताएं। रागों का समय चक्र, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी संकल्पना है जो शायद और कहीं ना मिलती हो। इसका उद्गम, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है, कि हवेली संगीत उसको माना जा सकता है, क्योंकि गोपाल लाल की पूजा करने के लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग गीत निर्धारित किए गए पहले, और उनसे आप पूछेंगे तो वो साफ बताएंगे कि नहीं, ये भाग्यश्री का समय है, इस समय हम ये नहीं गा सकते, इस समय बाहर गाया जाता है, बाहर इसके अलावा और ऋतु में नहीं गाया जाता। इस तरह उनके पास तमाम बंधन होते। कीर्तनकार कभी भी जो हवेली कीर्तन करते हैं वे कभी भी इधर उधर नहीं करना चाहते, वे रूढ़ियों से बंधे होते हैं। और जब आप एक परंपरागत कला में अपना कुछ करना चाहते हैं तो परंपरा का निर्वहन जहाँ तक हो सके वहाँ तक करते हुए नवाचार करना चाहिए। मेरा अपनी सोच है। मैं नवाचार के नाम पर कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जो कि मेरे परंपरा से जो मैंने प्राप्त किया है, या जो मेरी रूढ़ी है, जो मेरे संस्कार हैं, उसको कहीं ना कहीं से बाधक करे। सोच तो हो ही सकती है, कोई नया सोचता है तो कुछ भी नया सोच सकता है, तरह तरह के अलग अलग रूप, लेकिन कहीं से वो परंपरा के साथ उसका आपस में एक संघर्ष ना हो, ये देखना बेहद जरूरी होता है। तो एक अच्छे रचनाकार को या अच्छे नवाचार करने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। मैं अपने रचनाओं में तो ऐसा नहीं करना चाहता कि जहाँ पे बनी बनाई बातों को हम बिगाड़ने का काम करें। जैसे अब छोटी सी बात है, हम कभी ये सब एक्स्ट्रा बातें नहीं करना चाहिए। जैसे कलकत्ता में दुर्गा जी को लेकर के उन लोगों ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। कभी
मिट्टी से तो बनती ही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कभी इस चीज़ से बनाते हैं, कभी उस चीज़ से बनाते हैं, कभी सब्जी से बनाते हैं, कभी हीरे से बनाते हैं, कभी माचिस की तीली से बनाते हैं। करते 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 एक जगह जा करके वो ऐसा कुत्सित जगह पे पहुंच गया, अंडे के छिलके से। सोचने मात्र से मन लगता है कि ये क्या कितना विभत्स हो जाएगा। तो अब यही है, कहाँ पे जा करके हमें अपने नवाचार को रोक देना है और परंपरा को हम इस तरह तोड़ नहीं सकते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पर। ये मर्यादा, ये एक सीमा रेखा बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक पतली सी झीली सी चादर होती है जो कि इधर से उधर जाने में बिल्कुल, आप जैसे कमरे में एक चादर लटका दिया, जो आप इधर हैं उसको आपने हटाया उधर पहुंच गए। आसान बहुत है लेकिन करना नहीं चाहिए। आप अगर इधर हैं तो इधर रहें और इधर की चीज़ को व्याघात ना करते हुए दूसरी ओर जाए। इसलिए हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। दूसरा आपने कहा था वो राग के नियम के अनुसार, जहाँ तक अगर आप परंपरागत बंदिशें गा रहे तो ऐसी आपको तमाम बंदिशें मिलती है जहाँ पे रागदारी आपको आपकी शिक्षा के अनुसार नहीं होती। अब दिक्कत है कि हम जब भी किसी को हम देखते हैं तो हम अपने एंगल से देखते हैं। हमें जो कुछ दिखता है वो अपनी सोच या हमारी जो हम जैसे जैसे बड़े हुए हैं उसमें हमारे साथ जो हमारी शिक्षा है, हमारे संस्कार के अनुसार देखते हैं। हम किसी को वेस्टर्न कपड़ा पहने हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, वो उनके लिए उचित अनुचित के लिए बात ही नहीं पैदा होती। तो हम किस एंगल से देख रहे हैं। तो अगर अलग अलग घराने हैं, अलग अलग विद्वान हुए जिनके पास ये स्वाधीनता थी कि वे राग को नवीन दृष्टि प्रदान करें, तो उन्होंने किया। हम उस परंपरा को उनके संस्कार के अनुसार उन्होंने किया, उनकी अपनी सोच के अनुसार किया। अब उस सोच को हम कितना ग्रहणीय, हमारे लिए कितना ग्रहणीय है, यहाँ पे बात आ जाती है कि हम उसमें से कितना ग्रहण करें। तो होता है कि आप चूँकि हमारी गुरु बहन है और आपने भी मेरे गुरु जी से, बल्कि मैं जब पहुंचा उससे पहले से ही आप ही सीखती थी, इस प्रकार आप सीनियर गुरु बहन है, तो आपने हमारे गुरु जी को और पहले से देखा है। वे क्वेश्चन तो नहीं करते थे क्योंकि रचनाकार ने जो किया उसको मान लेते थे, जैसे उनके गुरु जी ने ही रचना की, उनके भी गुरु जी ने वो कौशिकांगा की बंदिश है ना, वो काहे करत मुझसे बरजो, काहे करत मुझसे, ये बंदिश भी वो गाते थे। लेकिन जब आलाप, तान, सरगम सब करना होता था तो वो ये उनकी वो नहीं था, ये उन्होंने राग का ये चलन नहीं रखा, लेकिन बंदिश गाते थे। और उस पर हमने उनसे पूछा कि ऐसा, तो कहे कि अब इस पर बात नहीं करो, वो मेरे गुरु जी की चीज़ है। परंपरा का निर्वहन और अपने अनुसार, इस तरह से बहुत सारी, कई बार और भी बातें कभी कभी हुई तो उन्होंने यही कहा कि बंदिश में ऐसा है, बंदिश को ऐसे ही रहने दो, उसको छेड़ो मत, लेकिन जब खुद गा रहे हो तो अपने शिक्षा के अनुसार गाओ। इस पर आप इत्तेफाक रखते हैं? हमें लगता है ये जो आपने चादर वाला उदाहरण दिया वो संभवतः यहाँ पर बहुत लागू होता है कि इस पार और उस पार आपको कितनी लिबर्टी लेनी है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए आप हर जगह सही रहेंगे, कहीं गलत नहीं जाएंगे। शायद ऐसा ही राग के साथ भी है कि अगर आपके पास इतना कंट्रोल है, इतना ज्ञान है कि किस अनुपात में कहाँ किस स्वर को लेना है, जैसे हम विवादी स्वर की भी बात करते हैं, तो अगर हमें ये मालूम है कि कितना लेने से नुकसान नहीं होता, किस जगह लेने से नुकसान नहीं होता, उसका सौंदर्य वर्धन होता है। हमारे कृष्ण कुमार जी बैठे हैं यहाँ पर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी मेरे गुरु हैं। गुरु जी एक बात हमेशा कहते थे कि बिंदी कहाँ अच्छी लगती है और कितनी बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं छोटी सी और यहाँ, अगर यही बिंदी आप यहाँ लगा देंगे तो वो हास्यास्पद हो जाएगा। तो ये शायद सब जगह लागू होता है कि कितने अनुपात में और किस जगह पर आप किसका उपयोग कर रहे हैं कि सौंदर्य वृद्धि हो, न कि कहीं ना कहीं वो उसको ठेस पहुंचाए। बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग में से, जैसा कि डिस्कशन का रोल है मेरा, तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई, हाँ, एक बंदिश की उल्लेख करना मैं भूल गई, आपने सुभान अल्लाह तक बंदिशें बनाई, तो ये सचमुच बहुत मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने कुछ भी अछूता नहीं छोड़ा। और साहित्य की दृष्टि से, ताल की दृष्टि से, राग की दृष्टि से बहुत
उच्च कोटि की रचनाएं हैं और सचमुच बच्चों को हर जगह गाने के लिए, हर अवसर पर गाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर आप रचते भी रहते हैं और उनके पास है भी। और इतनी समृद्ध शिष्य परंपरा है। हम इस बात के बहुत समर्थक हैं कि बनारस में इस समय जो संगीत जीवित है वो कहीं ना कहीं उसमें देवाशीष जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपके बच्चे बहुत गा रहे हैं और गुरु की सार्थकता इसमें है कि उसकी शिष्य परंपरा समृद्ध हो। आपने खुद गाया, खुद ही बजाया। हम लोग के सामने सीमितता है कि हमारे पास जो एडमिशन्स आते हैं हमें उन्हें सिखाना होता है, पर आप चुनकर हीरा लेते हैं, उनको तराशते हैं। बहुत साधुवाद आपके लिए। हम लोग को तो जो भी मिलता है उसी को हम जितना तराश सकते हैं, कोना घिस घिस के कम से कम गोली कर दें, पत्थर चुए नहीं। मेरे ख्याल से राम शंकर जी और चंचल इस बात से सहमत होंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम बहुत सिलेक्शन कर पाए। पर हाँ, दीक्षित सर थे, वो हमेशा कहते थे कि हम तानसेन नहीं बनाते पर हम कानसेन जरूर बनाते हैं। तो कानसेन हम लोग भी बना रहे हैं, पर आप तानसेन बनाएं और बन रहे हैं आपके बच्चे। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और बिंदा दी को फिर से मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत दिनों बाद शायद हम लोग का सामना भी हो रहा है। कुछ परिस्थितियों वश हम लोग कभी इस तरह का संवाद हम लोग में हुआ नहीं, तो ये भी एक बहुत हमारे लिए स्मरणीय दिन है कि हम लोगों में इस तरह की बातचीत हुई। और ईश्वर करे ये संबंध ऐसे प्रगाढ़ होता रहे, जितना पुराना है उतना ही आगे भी चले। तो 18 साल के आप थे, आप मेरे ख्याल से 60 के करीब होंगे और इतना ही आगे बढ़ता रहे। और आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें और ऐसी रचनाएं करते रहें, अपनी शिष्य परंपरा को समृद्ध करें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आप लोग पूछना किसी को, वैसे सचमुच पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा रोल ऐसा था तो मुझे कुछ बना के मुझे लगा कि इतना संपूर्ण व्याख्यान था। हाँ, नहीं मतलब I was just thinking कि what should I ask which is relevant also and maybe a topic on which we can discuss upon also. Thank you so much Binda Di. It was so wonderful. अब ये गद्य संवाद यहाँ थोड़ा रोक के अब मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अंतिम कुछ रचनाएं आप उसके बारे में थोड़ा बता के प्रस्तुत कर दीजिए। आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा चर्चा, क्योंकि 2 बजे तक का हमारा समय एक समय की सीमा है। और सबको मैं आग्रह करती हूँ कि 3:30 बजे से फिर हमारा एक कार्यक्रम है जो पोएट्री का है, हिंदी काव्य पाठ और कुछ चर्चा होगी। तो आप में से जो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, स्वागत है। ऋचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम लोग को आज संवाद करके बहुत आनंद आया। पुरानी यादें भी ताज़ी होती हैं, पुराने लोगों की बातें भी हो गई। ऐसे तो मैं इतना बड़ा लिस्ट बना के ले आया हूँ कि जो कि आज तो नहीं ही पूरा हो सकता, लेकिन समय सीमा है। रचनाएं क्यों की जाती है, ये अक्सर प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्यों आप करते थे। रचनाएं अपनी बात को कहने का, आपके अंदर जो मनोभाव उमड़ रहे हैं उनको व्यक्त करने का एक साधन तो है ही। साथ ही किसी कालखंड में संगीत क्या था उसको जानने के लिए उस समय की रचनाओं का ही हमें सहारा लेना पड़ता है। अगर हम पूछें कि बिहार पहले कैसे गाया जाता था, तो उस समय बिहार उस समय की रचना उठाएंगे, क्योंकि वो तो जीवित नहीं है, वो हमारे बीच में नहीं है, वो कैसे सुना सकते हैं। उस समय ध्वन्यांकन भी नहीं हुआ करता था। आज तो कम से कम ये सुविधाएं हैं कि हम सुन करके पता कर लेते हैं। तो जैसे आपने एक विवादी स्वर की बात कही कि कभी कभी क्या आपने विवादी स्वर का प्रयोग किया है कभी किसी में? हाँ, किस मात्रा में? प्रात समय अरुण उदय चाहूँ दिशा मुझे हारे, प्रात समय अरुण उदय चाहूँ दिशा मुझे हारे, प्रात समय अरुण उदय चाहूँ दिशा मुझे हारे, भृंग कुंज करत गान, भृंग कुंज करत गान, उगले तब विकल तान, उगले तब विकल तान,
कुंज करत गान पूकले विकल कान पियो कहाँ पियो कहाँ पूछत पतिहारी रात समय। तीन मध्यम के छोटा सा प्रयोग पियो कहाँ पियो कहाँ ज्यादा नहीं पियो कहाँ इतना नहीं पियो कहाँ पूछत पतिहारी रात। किसी शहर की बात, चूंकि काशी की सांस्कृतिक विरासत है, अगर हम कुछ महानुभावों का जिक्र नहीं करेंगे तो कैसे संपूर्ण होगा। तो उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के मेरे अपने तौर तरीके हैं। थोड़े दिन पहले किशन महाराज जी के शतवार्षिकी, उनके जन्मोत्सव का जन्म शताब्दी महोत्सव था। मुझे कहा गया कि अपने विद्यार्थियों के साथ आप, और उनकी संख्या की भी थी कि आप 20 लोगों को लेके आएंगे। तो 20 विद्यार्थी बैठे, तो मैंने कहा क्या गाया जाए, सोचा मैंने, तो हमको उनकी जो छवि दिखाई दी वो ऐसी दिखती है हमको कि वो गणेश पर्व बजा रहे हैं, और उसमें आगे वो समझाते भी हैं गणानाम गणपति, इसके साथ साथ आगे समझाते कि जो दिन नागे नागा नहीं किया तीन ताके, इस तरह से वो पूरा उसकी रचना को एक एक शब्दों को अपनी सोच के अनुसार समझाते हैं। तो हमने सोचा कि इसी को थोड़ा पिरोते हैं अपनी किसी रचना में। तो किरण तक्रान दिन दिन ना हरिन तक किरण तक्रान दिन दिन ना हरिन तक शत तुम्हें प्रणाम महाराज शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज। पहला लाइन शुरू हो रहा है ई से, दूसरा शत शत प्रणाम श से, तीसरा आया नतन नदेरे नदेरे न से, आगे महाराज ये भी आएगा। मगमधनि मधनि रे मधनि सा सा नी रे सा मगमधनि मधनि रे मधनि सा सा नी रे सा। हाथ लिए संगीत ध्वज को हाथ लिए संगीत ध्वज को लाल दिन 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 नागे नाना दिन ताके लाल दिन 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 नागे नाना दिन ताके। जन्म सफल किए साधन बरसो जन्म सफल किए साधन बरसो किरण तक्रान दिन दिन ना। तो किशन महाराज ये शब्द को लेकर तिरुवती ना से ऐसे लाइन भी हो गई, और ये चतुरंग की रचना थी जिसमें सरगम भी है मगा मधनि मधनि रे मधनि सा सा नी रे सा। तो माँ से महाराज के लिए तो ये रचना में चारों अंग जो है सरगम के, तराने के, शब्द के और पखावज के बोल के, क्योंकि खुले बोल जो उनकी विशेषता थी। इस प्रकार हमने कोशिश की। इतने खुश हुई उनकी बेटी जो है, आंखों में आंसू भर करके हमसे बोले कि पापा को आपने यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित कर दिया। मैंने कहा बहुत बड़ी बात, इतना ही काफी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि खुशी के अवसर होते हैं। एक जगह मैं गया गाने के लिए, जगह भी नहीं बताऊंगा और वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वैसे मुझे मेरा अपमान हो जाए तो मुझे बहुत चिंता नहीं है। कहीं मेरा अपमान हो गया ठीक है, थोड़ा दुखी होता चलता है। मेरा सम्मान हो गया वो भी मुझे बहुत नहीं सोचना चाहिए, जाके सम्मान ओढ़ के चलूंगा तब हो चुका, फिर वही खत्म। तो सम्मान और अपमान छोड़ के, लेकिन जब मेरे संगीत का अपमान होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जब मुझे ऐसा समझ में आया तो मैं घर लौट के आया, तो मैंने कहा, जब देखे कि मेरे संगीत की बेकदरी हो रही, तो मैंने कहा गुण के कदर कीजिए मेरा गुण के कदर कीजिए मेरा गुण की कदर कीजिए मेरा गुण से आवत ज्ञान ध्यान मान धन लक्ष्मी सुख संपद गुण की कदर कीजिए मेरा गुण की कदर गुण चर्चाए किए सब मुनिगण गुण चर्चाए किए
भरत मदंग शारंग देवा, भरत मदंग शारंग देवा, अहो बल चतुर सुजन लह परम बल गुण के कर। मुझे ऐसी कोई रचना अभी तक मिली नहीं, हो सकता आप विद्वान किसी को मिली हो, जिसमें हमारे ही संगीत के जो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं उनका जिक्र आया। भरत मतंग शारंग देव, अहोबल चतुर यानी भागखंडे जी, सुजन यानी मेरे दादा गुरु जी पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर जी, इन सभी का जिक्र करके उनके प्रति श्रद्धा भी निवेदित करते हुए मैंने अपनी बात कह दी। ऐसे ही किसी जगह गया तो मुझे थोड़ा सम्मान मिल गया, खुशी तो होती ही है। तो आए घर में तो बड़ी सुंदर रागमाला तैयार हो गई, और रागमाला की बात पर मुझे बिंदा दीदी की वो साड़ी दिखाई दे रही है। इनकी सोच देखिए, ये संगीत के कार्यक्रम में आई है तो उनके साड़ी में तानपुरा, तबला, मृदंग, मादल सब दिखाई दे रहा है। आश्चर्यजनक, गजब, क्या सोच है। और वही नहीं, उनके साथ बैठी है इतिहास की, आप लोग कोई भी किसी ने आकर कि इतिहास नीरस या बेरस, ना 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 ना, ये देखिए इतिहास। उनके बगल में बैठी है, उनको पता है कि ये सावन का महीना है, तो हरा रंग का इतिहास वाले हर जगह इतिहास रचते हैं। तो वो हरे रंग का पहनी है। ऋचा जी जो है वो स्वयं भी पहनी हुई है। तो ये इन लोग की सोच बताती है कि किस समय क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें उनकी क्या चल रही दिमाग में, प्रतिफलन होता है इसका। तो तो साड़ी की बात पर ही मैं, चूंकि वो मैं इसलिए बोल रहा था, मुझे महिलाओं की साड़ी की बात करें तो मुझे लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, लेकिन मुझे जरूरी था बताना। रागमाला बहुत बनते हैं, रागमाला बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐसी रचना है जिसमें राग के नाम ढके छुपे आते हैं। अब आप देखिए, कभी आप कोई साड़ी जैसे किसी दुकान में गए देखने के लिए, तो आपको साड़ी उतार के दी गई, आपने देखा ये हल्के हरे रंग का है, उसको खोला गया तो आपको गाढ़े हरे रंग का पाड़ आंचल दिख गया, किनारा दिख गया। तो जब इस तरह खोला तो आपने कहा है मैचिंग, वेरी गुड। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आपने ऐसे खोला, बाहर हरा दिख रहा, दोनों खोला तो देखा अरे ये क्या, कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। आप कहते हैं कि ये इसके साथ इसका, हाँ लेकिन अच्छा ही लगा। तो रागमाला में अमूमन लोग जो बनाते हैं, हमने देखा, जो मैंने सीखा भी, एक राग से दूसरे राग को थोड़ा नजदीकी दी जाती है, क्योंकि गाना है ना आखिर। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना साड़ी की तरह कॉन्ट्रास्ट किया जाए कुछ। तो ये मना भय बैराग कहे गोरखनाथ, सुनो रे जोगी जो आनंद भावे, जो रमे वो नहीं आवे, भोगे आवे भोगे तन में इसी तरह आगे भी जाता है। तो अंतिम लाइन से पहले लाइन में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, ढूंढे देश सब ढूंढे पहाड़ पर, ढूंढे वृंदावन ढूंढे माधोवन में, वो परमेश्वर बैठे मन में, वो परमेश्वर बैठे मन में, मन भय बैराग। इस तरह से रचनाएं हुई कुछ कुछ ना। सामाजिक विज्ञान संकाय में आए और समाज की बात ठीक से अगर ना करें तो आप बोलेंगे कि ये आपने उसके सामाजिक सरोकार को तो रखा नहीं, थोड़ा बहुत रखा था मैंने, लेकिन ज़्यादा नहीं था।
तो जब अभी थोड़े दिन पहले वो कालखंड आया था जिसके बारे में हम सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, लगता है जीवन के वो 2 साल 2.5 साल पन्ने फाड़ करके फेंक दी जाए, डिलीट हो जाए वो फाइल, तो बड़ा ही अच्छा है। लेकिन कलाकार मन तो उस समय भी जिंदा था, वो क्या सोचता था। ऐसे आर्तनाद चारों ओर था, मृत्यु का वो तांडव चल रहा था। उस समय जो ध्वंस और संहार का माहौल था, उस समय आपको ब्रह्मा नहीं याद आते, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के पालन करता विष्णु नहीं याद आते, उस समय शिव याद आते, क्योंकि उन्हीं में ये ताकत है कि वे नीलकंठ में उस गरल को यानी विष को समा दें। शिव का आजकल लोग एक ही स्वरूप देखना पसंद करते, त्रिशूल लेकर के मार रहे हैं, डमरू भी बजाते हैं और ध्यान भी करते हैं। ये वही शिव है जो ध्यान मगन होकर के बैठे रहते हैं, और वही शिव है जो डमरू बजा करके नृत्य करते हुए हमारे संगीत का निर्माण भी करते हैं, और वो वही शिव है जो त्रिशूल की नाक धारण करके असुरों का संहार भी करते हैं। तुमसे कहते हैं कि आप त्रिशूल से पहले असुरों का संहार कर लीजिए और तब डमरू बजा करके डमरू बजाओ जीवन संगीत सुना। बच्चे बहुत सारे नहीं जानते, जब समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकल के आया तो अमृत को तो सब लेने के लिए तैयार हो जाते, जैसे हमारे जगत में होता है, विष का कौन धारण करे। तो लोग दौड़े दौड़े गए कहे कि शिव जी आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने इस विष को पिया और उनके कंठ में जाकर के वो रुक गया, और इस वजह से उनका कंठ नील हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो नीलकंठ में धारो गर्म, ये रचना हुई। तो ये एक पहलू था कोरोना के समय का। दूसरा पहलू ये था, सबसे ज्यादा परेशान माताएं थी, बच्चों को घर में कैसे रोके। सब बाहर जाने को तैयार, बाहर नहीं जाना, उनको समझ नहीं आता माँ है क्या, नहीं बाहर नहीं जाना। तो देखो बाल कान्हा हट कर, देखो बाल कान्हा हट कर, देखो बाल कान्हा हट कर, कभी माखन झूले तनाई, माखन झूले तनाई, मुख में लोटक बढ़त पावन में लटकट, देखो बाल कान्हा हट कर, देखो बाल कान्हा हठ करे, दधी माखन कछु लेत नाही, मुख में लोटत लिपटत, आंगन में नटखट देखो, धाय धाय बाहर जाए, जसमती मैया पाछे पड़े, रोकत रुकत नाही,
ब्रिज नर नारी मन है। धाय धाय बाहर जाए, धाय धाय बाहर जाए, जसुमती मैया पाछे पड़े, जसुमती मैया पाछे पड़े, रोकत रुकत नारी, ब्रिज नर नारी मन हरे, देखो बाल कान्हा भटके। ये तो एक समस्या हो गई, माँ की समस्या। यंग बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ सब लोग वो अलग परेशान, तो उनके लिए भी क्या है, घर आंगन कछु न भावे। घर आंगन कछु न भावे, घर आंगन कछु न भावे, कछु न सुहावे महल अटारी, कछु न सुहावे महल अटारी, पूजन में कलम तरे, पूजन में कलम तरे, बांसी बजावे कूंज बिहारी, बांसी बजावे कूंज बिहारी, घर आंगन कछु न भावे। घर आंगन कछु न भावे, कछु न सुहावे महल अटारी, कुंजन में कदम तले, बंसी बजावे कुंज बिहारी। वन उपवन कुसुम खिली, बिरछन में नव नव कली, इत सरसों उत टेसु, आयो मधुमास न्यारी। घर आंगन कछु न सुहावे, ये उधर ब्रिज की नारियों की बात और अपने मनस्थिति की बात, ये सब अलग अलग बहुत सारी रचनाएं कहाँ तक वो किया जाए, बस एक अंतिम रचना से करते हैं। अबला धरती पुकार करे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, शंकर तुम अवतार लो, मेरा मेरा पार करो, जग का अब उद्धार करो, जग का अब उद्धार करो, सुख शांति कब लाओगे, सुख शांति कब लाओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। करुणा के गंगा बहा दो, जग का कलुष पाप बहा दो, सुंदर शीतल जीवन प्रात, सुंदर शीतल जीवन प्रात, मधुर राग कब गाओगे, मधुर राग कब गाओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। अबला धरती पुकार करे, अबला धरती पुकार करे, अबला धरती पुकार करे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। किस तरह से आप लोग सब लोग
ये सारे मेरे विद्यार्थी, इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक ट्रेन चल रही है, लो S1 में चढ़ जाओ, तुरंत S1 में चढ़े, वहाँ से उतरे के बोले AC, सेकेंड AC का वो कंपनी, वहाँ से उतरे के गार्ड का डिब्बा पकड़ लो। तो इनके सामने क्या चैलेंज था, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये सुरमई जो प्रवास हमारा चल रहा था, लग ही नहीं रहा है कि कभी समाप्त हो। एक धन्यवाद की औपचारिकता होती है, लेकिन इसके पहले एक हमसे चूक हो गई है। जैसे शक्ति बिना शिव कुछ नहीं है, रमा बिना माधव नहीं है, गुरुजी गुरु पत्नी के बिना क्या है। तो हम डॉक्टर अनुराधा सिंह को मैं निवेदन करती हूँ कि मैडम का एक उत्तरीय देके सम्मान करें। संसार के अमृत मंथन, संसार के सागर मंथन जब होता है, उसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, विष उन्हीं के जिम्मे आता है। एक सही में इस कार्यक्रम की शोभा है कि जब गुरु और गुरु पत्नी दोनों हमारे साथ हैं, तो इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। किशन महाराज जी की बात हुई, इसलिए एक छोटी सी बात कह के फिर मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करूँगी। आजकल YouTube का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से सुन पाते हैं। हमारी बनारस की एक मूर्धन्य संगीत की विद्वान गिरिजा देवी जी का बहुत ही फेमस, मुझे लगता है कि अनगिनत भारतीयों ने अनगिनत समय उसको सुना होगा और आनंद लिया होगा, बाबुल मुरा ने हर छुटोई ने। तो उसमें किशन महाराज जी संगत में हैं और बीच में अचानक वो थोड़ा सा बोलते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग की जो जिस तरह से उस समय रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। एक बार वो ईयरफोन लगा के सुना, ऐसे ही मतलब ये, और अचानक मेरा ध्यान गया कि वो क्या कह रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात वो कहे कि बाबुल मोरा रचना में लगती कैसे लगनी चाहिए, उसका जो सॉफ्टनेस है उस रचना का, लगी तो चाहिए लेकिन वो उस तरह से नहीं बजनी चाहिए कि जिसमें उस रचना का जो भाव है, जो एक कारुण्य है, उसमें एक इंटेंस इमोशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो महान संगीत के ये जो साधक है, चलते फिरते विश्वविद्यालय है, कुछ भी वो बोलते हैं तो हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे सब युवा और ध्यान से सुनते रहिए। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें बिखरी हुई होगी और जिसको हमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसको जरा निश्चित रूप से सुनिए तो बहुत आनंद आएगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहती थी, गुरुजी से जो मेरी बात हुई, एक बनारस का एक जो गंगा यमुनी तहजीब का भी जो एक भाव है, यहाँ बहुत कोशिशें हुई एक धार्मिक उन्माद हो या विद्वेष हो वो पले, बट नहीं पल पाया। और बहुत लोग इकट्ठा होके और सद्भाव से, बंधुता से एक दूसरे के साथ रहे। लगता है अनुराधा जी मुझे कुछ कहने आई है क्या? तो ये जो स्पिरिट है, तो मुझे एक मज़ेदार बात हाल ही में पता चली कि कुछ अपने अध्ययन के लिए मैं गौहर जान जो यहाँ की भी थी, कलकत्ता में भी थी, वैसे तो भारतीय थी पूरी तरह से, तो उनकी एक रचना सुनने को मिली। वो क्या गा रही है, मेरे हजरत ने मदीने में खेली होली। अब मदीने में कहाँ होली खेली जाती है, लेकिन बनारस के व्यक्ति को बनारस की होली हजरत मदीने में भी खेला सकते हैं वो, और उसके ऊपर बहुत सुंदर गाना गा सकते हैं। तो ये जो एक सबको साथ लेने का, अपना करने का एक
ममत्व जो है वो भी संगीत की दुनिया में खूब देखने को मिलता है। मैं उस समय की साक्षी हूँ कि जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक अपनी इंटीग्रिटी दिखाने के लिए और एक टुगेदरनेस दिखाने के लिए यहाँ उस समय पंडित बिस्मिल्लाह खां जी भी थे और उन लोगों ने संकट मोचन में एक संगीत समारोह किया था जिसमें कोई अपनी दूसरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी उनके पास, बस वो संगीत के साधक थे और सब संगीत के साधक मिलके उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई और अपना जो ऐक्य है वो दिखाया था। वो सच एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट वहाँ था और वो जिसका अध्ययन करने के लिए उस समय हमारे सेंटर फॉर पीस रिसर्च में, मानवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च में अमेरिका से एक प्रोफेसर आए। तो ये काशी की खूबी है और जो संगीत ने बखूबी उसको निभाया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कई साथी सब ऐसे पता नहीं कि पीछे पीछे बैठ रहे हैं, एनीवे अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पे है, तो सबको मेरी ओर से भी, संकाय की ओर से तो मैं धन्यवाद कह ही रही हूँ। सभी हमारे जो गायक साथी इतना समा आपने बांधा कि एकदम मन नहीं कर रहा है कि हम जैसे बेसुरे लोग और कुछ कहें, लेकिन कुछ औपचारिकता है। तो मैं अभी अनुराधा जी से निवेदन करती हूँ कि संकाय की ओर से और आयोजन समिति की ओर से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद मैडम। जैसा कि प्रोफेसर रीचा मैम ने बोला था कि आप मेरी पहले प्रिय दीदी है, बाद में आप संकाय अध्यक्ष हैं, तो आज सचमुच मेरा भी मन इतना भाव से पूर्ण हो गया है कि मुझे हम हमेशा ये चीज़ सोचते थे कि नहीं, वृंदा मैम कुछ कह रही है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी, सामान्य रूप से तो ये बात नहीं कही गई है कि। तो अचानक 2 दिन पहले मुझे मैम ने बुलाया और कहा कि कुछ जली खरी सुनाने के साथ, क्योंकि कुछ कोई एक चीज़ थी जो उन्होंने कहा था, तो मैं परिस्थिति बस उसको मना कर दी थी कि दीदी इस बार नहीं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज के ये सारा कुछ जो ये प्लान है वो दीदी का है, हमारी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर वृंदा डी परांजपे का है, और मैं तो बिना मतलब का यश पा गई संयोजिका बन के। तो सबसे पहले ये एक बड़ा ही औपचारिक धन्यवाद होता है, लेकिन उस कड़ी में मैं आज के मुख्य वक्ता कहे, आज मुख्य एक्टिंग करने वाले जो प्रोफेसर पंडित देवाशीष दे जी सर को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काशी पे काम करती हूँ और करीब 13-14 साल से लगातार काम कर रही हूँ। और जैसे काशी एक ऐसे नदी का कहते हैं, इतनी प्रवाह है, इतनी नदी की जो ऐसी नदी है जिसकी गहराई पे आप जितना जाती रहिए आप कहीं उसका था नहीं पाएंगे। वो इन डेप्थ है कि जब भी कहीं जाती हूँ तो एंशिएंट इंडिया की स्टूडेंट होने के नाते जब सोर्सेज उस तरीके की खोजती हूँ कि कुछ प्राचीन भारत में काम किया जाए, तब तक कुछ मॉडर्न में अच्छा सोर्सेज मिल जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। तो मतलब मिडिवल में भी इसी तरीके की बात कहते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, काशी का जो कल्चरल हेरिटेज, निरंतरता और चेंजेस, परिवर्तन, उसके लिए वास्तव में काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ पे इस थ्रस्ट एरिया के साथ सोचा और देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसी मोक्षदायिनी नगरी जो है, इसकी जो संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई है, ये वास्तव में महसूस की जाने वाली है। इसको न कहा जा सकता है न सुना जा सकता है, बस इसको महसूस किया जा सकता है। और महसूस करने के इस कड़ी में आज पंडित देवाशीष दे सर का जो सानिध्य हुआ, जो उनसे मिलने सुनने की जो एक बहुत इच्छा थी, शायद वो हमारी दीदी की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि उनकी कृति को इतना खूबसूरत ढंग से और इतनी गहराई के साथ पढ़ना किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं, खासकर इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो संभव ही नहीं। और जिसे इतना बंदिशों का ज्ञान है,
तो मुझे अचानक याद आया कि मैडम कभी कभी ये बात कहती है, पहले सेमिनार भी उन्होंने कराया अभी कुछ दिन पहले, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया, तो उस समय भी मैं कुछ समझ रही थी कि इनको निश्चित रूप से संगीत का ज्ञान बहुत अच्छा है, तभी जो है ये इतना इस तरीके से इतनी वैरायटी और इतने अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे उनका मतलब संगीत के प्रति जो इंडेप्थ था वो कैसे नहीं समझ पाई, और कोई भी ऑर्गेनाइजर जब तक समझेगा नहीं तब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो यह चीज़ तो अभी आगे की कड़ी में इनको धन्यवाद बोलूँगी। तो सर आप तो हमारे काशी में इतिहास रच रहे हैं और काशी की कंटिन्यूटी और निरंतरता, साथ में आप जो नई बंदिशें रच रहे हैं उसको काशी के परिवर्तन, वो जो एक चेंजेस आ रहा है संगीत की जो विधा में, उसके आप मर्मज्ञ हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग के बीच आए और बहुत ही अच्छा लगा कि हम आपको सुन पाए। साथ में आपकी जो टीम है उसमें से श्री रागिनी शर्मा जी, श्री शुभंकर दे, श्रीमती सौम्या चक्रवर्ती दे, श्री प्रियांशु घोष, सुश्री दानिमा मुखर्जी, सुश्री जयंतिका दे, श्री हर्षिता उपाध्याय, श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, श्री रूपम और डॉक्टर ऋचा कुमार जो हमारी बहुत प्रिय दीदी बनती चली जा रही है। आजकल इनको मैं लगातार इनसे मेरा संपर्क हो रहा और सचमुच बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। ठीक है कि वृंदा मैम ने बहुत ही आपको अच्छे से समझा होगा जो अच्छी मैं नहीं समझ पाई। आप डिस्कशन के रूप में आई थी और आपका इतना पुराना रिश्ता है सर से, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच जो वार्ता हुई इसको सुन करके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप लोग आए और इतना सुंदर लग रहा था जब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी जब आप लोग का गायन हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सचमुच सावन का महीना और आप लोग आए और सार्थक हो गया। नहीं तो इस तरीके से काशी में रह करके जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, लेकिन शायद उसको महसूस नहीं कर पाते। इस मतलब बहुत अजीब सी बेरुखी सी जिंदगी चल रही है, उसमें आप मतलब उस क्रम में हम अपने संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर वृंदा मैम का बहुत आभार, बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों को बुलाई और हम लोग उसको महसूस कर पाए। आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच विभिन्न संकायों से, डिपार्टमेंट से प्रोफेसर पुष्पलता मैम, प्रोफेसर पांडे सर, ज्ञानेंद्र पांडे सर, और अभी हमारे हेड दिखे थे प्रोफेसर घनश्याम सर, प्रोफेसर गंगाधरन सर और डॉक्टर आशुतोष, हम अभी दूसरे डिपार्टमेंट और सारे लोग यहाँ पे जो भी सर बता दें नाम। डॉक्टर राकेश और यहाँ पे जो भी सारे सुधीजन है, मैडम डॉक्टर श्यामा कुमारी जी हैं, डॉक्टर श्यामा कुमारी जी, मैम भी आई है, मैग्ना मैम भी, सभी लोगों को और साथ में हमारे प्रिय बच्चों जिनके बिना तो कोई भी कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। आप ही हम लोगों के सारे क्या है आधार बन चुके हैं, आपके बिना तो कोई नहीं होगा। तो हमारे सब प्रिय बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। साथ में यहाँ पे अच्छा अमन भी खड़े हैं, अमन, जूली, मणि, सभी लोगों को धन्यवाद। और यहाँ पे जो मालवीय मूल्यांकन के जितने भी कर्मचारी हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर से एक बार प्रोफेसर वृंदा परांजपे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि कुछ अल्पाहार अभी हम वितरित करेंगे। आप बैठे रहिए, हमारे छात्र अल्पाहार वितरित करेंगे। एक निवेदन है कि खाना मतलब उसको ग्रहण करने का काम आप बाहर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा तुरंत एक तो दूसरा कार्यक्रम है यहाँ और अभी कोई सफाई कर्मी आएंगे नहीं, इसलिए आपसे ये निवेदन है। कुछ एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। जो हमारे तबला, इसी तरह का कोई वर्कशॉप हम तबला के लिए या ताल वाद्यों के लिए भी कर सकते हैं, और युवा जैसे कोई सामने आए तो हम आपको
मंच देने का प्रयास करेंगे और उस तरह से अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं तो ऋचा मैडम आपकी विद्यार्थिनियाँ कुछ अगर करना चाहेंगी छात्राएं तो हम लोग करेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा क्योंकि ये बेसिकली है उनके लिए, हमारे युवा साथियों के लिए मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रयोग हो। तो दूसरी एक अनाउंसमेंट ये है कि फरवरी महीने में वसंत पंचमी के थोड़े दिन बाद 14 तारीख को, और वो वैलेंटाइन डे तो युवाओं का पूरा बहुत प्रिय डे होता है, तो एक सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से एक सेमिनार होगा। उसका शीर्षक है कलर्स इन इंडियन ट्रेडिशन, इंडिजिनस एक्सपीरियंसेस। और 2 दिन, पहले दिन कर्नाटक संगीत और दूसरे दिन हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी संगीत में जो कुछ बंदिशें ऐसी है कि जिसमें रंगों को प्राधान्य दिया गया है, तो उसका प्रस्तुतिकरण होगा। आप लोग सब आज से ही आमंत्रित हैं और देवाशीष दे गुरु जी और उनके गुरुकुल के साथी हिंदुस्तानी का जो गायन है वो करेंगे, जो 15 तारीख को होगा। और 14 तारीख को कर्नाटक से एक आएंगे लोग, तो कर्नाटक संगीत का उडुपी से आने वाले कुछ लोग हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होगा, तो आप ज़रूर उसमें भी आइए। और शास्त्रीय संगीत के आधार पर रंगों का क्या महत्व है, इसके ऊपर अगर आप कोई भी पर्चा हमको देना चाहेंगे, वेबसाइट पे इसकी जानकारी है, ज़रूर आप पर्चा दे सकते हैं और सेमिनार में सहभागिता भी आपकी हो सकती है। और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।